नमस्कार दोस्तों। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी विध्वंस। जिला बनारस में बीरा नाम का एक गांव है। वहां एक विधवा, वृद्धा, संतानहीन गोड़िन रहती थी, जिसका भुगनी नाम था। उसके पास एक धुर भी जमीन न थी और न रहने का घर ही था। उसके जीवन का सहारा केवल एक भाड़ था। गांव के लोग प्रायः एक बेला चवेना और सत्तू पर निर्वाह करते ही हैं। इसलिए बुगनी के भाड़ पर नित्य भीड़ लगी रहती थी। वह जो कुछ भुनाई पाती वही भुन या पीस कर खा लेती और भाड़ ही की झोपड़ी के एक कोने में पड़स पड़ी रहती। वह प्रातःकाल उठती और चारों ओर से भाड़ झोंकने के लिए सूखी पत्तियां बटोर लाती। भाड़ के पास ही पत्तियों का एक बड़ा ढेर लगा रहता था। दोपहर के बाद उसका भाड़ जलता था। लेकिन जब एकादशी या पूर्णमासी के दिन अनुसार भाड़ न जलता या गांव के जमींदार पंडित उदयभान पांडे को दाने भूनने पड़ते, उस दिन उसे भूखे ही सो रहना पड़ता था। पंडित जी उससे बेगार में ही दाने ही न बनवाते थे। उसे उनके घर का पानी भी भरना पड़ता था और कभी कभी इस हेतु से भी भाड़ बंद रहता था। वह पंडित जी के गांव में रहती थी, इसलिए उन्हें उससे सभी प्रकार के लेने का अधिकार था। उसे अन्याय नहीं कहा जा सकता। अन्याय केवल इतना था कि बेगार सूख ही लेते थे। उनकी धारणा यह थी कि जब खाने को ही दिया गया तो बेगार कैसी। किसान को अधिकार है कि वो बैलों को दिन भर जोतने के बाद शाम को खूंटे से भूखा बांध दे। यदि वह ऐसा नहीं करता तो यह उसकी दयालुता नहीं, केवल अपनी हित चिंता है। पंडित जी को उसकी चिंता ना थी, क्योंकि एक तो भुनगी दो एक दिन भूखी रहने से मर नहीं सकती थी, और यदि देव योग से मर भी जाती तो उसकी जगह दूसरा गोंड अब बड़ी आसानी से बसाया जा सकता था। पंडित जी की यह क्या कम कृपा थी कि वे भुनगी को अपने गांव में बसाए हुए थे। चैत का महीना था, उस संक्रांति का पर्व। आज के दिन नए सत्तू का खाया और दान दिया जाता था। घर में आग नहीं जलती। भुनगी का भाड़ आज बड़े जोरों पर था। उसके सामने एक मेला सा लगा हुआ था। सांस लेने का भी अवकाश न था। ग्राहकों को जल्दबाजी पर कभी कभी झुलझुला पड़ती थी। इतनी में जमींदार साहब के यहाँ से दो बड़े बड़े टोकरे अनाज से भरे हुए आ पहुंचे और हुक्म हुआ कि अभी भून दे। भुनगी दोनों टोकरों देखकर सहम उठी। अभी दोपहर था और सूर्यास्त के पहले इतना अनाज भूनना असंभव था। घड़ी दो घड़ी और मिल जाते तो एक थ- अठवारे के खाने भर का अनाज हाथ आता। दैव से इतना भी न देखा गया। इन यमदूतों को भेज दिया। पहर रात तक सेत मेत में भाड़ में जलना पड़ेगा। एक नैरस से भाव में दोनों टोकरे ले लिए। चपरासी ने डांट कर कहा, देर ना लगे, नहीं तो इतना जानो तुम जानोगी। भुनगी यहीं बैठे रहो, जब भुन जाए तो लेकर जाना। किसी दूसरे के दाने छूं तो हाथ काट लेना। चपरासी, बैठने की हमें छुट्टी नहीं है, लेकिन तीसरे पहर तक दाना भुन जाए। चपरासी को तो यह तकदीर करके चलते बने और भुनगी अनाज भूनने लगी। लेकिन मन भर अनाज भूनने कोई हंसी तो थी नहीं। उस पर बीच बीच में भुनाई बंद करके भाड़ भी जोखना पड़ता था। अतएव तीसरा पहर हो गया और आधा काम भी ना हुआ। उसे भय हुआ कि जमींदार के आदमी आते होंगे। आते ही गालियां देंगे, मारेंगे। उसने और वेग से हाथ चलाना शुरू किया। रास्ते की ओर ताकती और बालू नाल में छोड़ती जाती थी। यहाँ तक कि बालू ठंडी हो गई, सेवड़े निकलने लगे। उसकी समझ में ना आता था क्या करे। न भूनते बनता है, न छोड़ते बनता था। सोचने लगी, विपत्ति है। पंडित जी कौन मेरी रोटियां चला देते हैं, कौन मेरे आंसू पोंछ देते हैं। न रक्त जलाती हूँ, न कहीं दाना मिलता है। लेकिन जब देखो खोपड़ी पर सवार रहते हैं, इसलिए ना कि उनकी 4 अंगुल धरती पर मेरा निस्तार हो रहा है। क्या इतनी सी जमीन का इतना मोल है। ऐसे कितने ही टुकड़े गांव में बेकाम पड़े हैं। कितनी बकरियां उजाड़ पड़ी हुई हैं। यहाँ तो केसर नहीं उपजती,
फिर मुझी पर क्यों यह आठों पहर धौंस रहती है? कोई बात हुई और यह धमकी मिली कि पहाड़ खोद कर फेंक दूंगा, उजाड़ दूंगा। मेरे सिर पर भी कोई होता तो तब बौछारें सहनी पड़ती। वह इन्हीं कुत्सित विचारों में पड़ी हुई थी कि दोनों चपरासियों ने आकर कर्कश स्वर में कहा, क्यों री, दाने भुन गए? भुनगी ने निडर होकर कहा, भून तो रही हूँ, देखते नहीं हो? चपरासी, सारा दिन बीत गया और तुमसे इतना अनाज न भूना गया। यह तो यह तो दाना भून रही है कि उसे चौपट कर रही है। यह तो केवल बिल्कुल सेवड़े हैं। इनका सत्तू कैसे बनेगा? हमारा सत्यानाश कर दिया। देख तो हमारा देख तो आज महाराज तेरी क्या गति करते हैं। परिणाम यह हुआ कि उसी रात को भार खोद डाला गया और अभागिनी विधवा निरावलंब हो गई। मुंजी को जब अब रोटियों का कोई सहारा ना रहा, गांव वालों को भी भाड़ के विध्वंस हो जाने से बहुत कष्ट होने लगा। इतने ही घरों में दोपहर का दाना भी ना मैसर होता। लोगों ने जाकर पंडित जी से कहा कि बुढ़िया को भाड़ जलाने की आज्ञा दे दीजिए, लेकिन पंडित जी ने कुछ ध्यान न दिया। वे अपना रोब न घटा सकते थे। बुढ़िया से उसके कुछ शुभचिंतकों ने अनुरोध किया कि जाकर किसी दूसरे गांव में क्यों नहीं बस जाती, लेकिन उसका हृदय इस प्रस्ताव को स्वीकार न करता। इस गांव में उसने अपने दिन के 50 वर्ष काटे थे। यहाँ के एक एक पत्ते पेड़ से उसे प्रेम हो गया था। जीवन के सुख दुख इसी गांव में भोगे थे। तो अंतिम समय में कैसे इसे कैसे त्याग दे, यह कल्पना ही उसे संकट में जान पड़ती थी। दूसरे गांव के सुख से यहाँ का दुख भी प्यारा था। इस प्रकार एक पूरा महीना गुजर गया। प्रातःकाल था। पंडित उदयभान अपने दो तीन चपरासियों के लिए लगान वसूल करने जा रहे थे। कारिंदों ने उन्हें विश्वास न था। नजराने में दाढ़ बांध में रसूम में वह किसी अन्य व्यक्ति को शरीक न करते थे। बुढ़िया के भाण की ओर ताका तो बदन में आग सी लग गई। उसका पुनरुद्धार हो रहा था। बुढ़िया बड़े बेग से पर मिट्टी के लौंदे रख रही थी। कदाचित उसने कुछ रात रहते ही काम में हाथ लगा दिया था और सूर्योदय से पहले ही उसे समाप्त कर देना चाहती थी। उसे लेस मात्र भी शंका न थी कि जमींदार के विरुद्ध कोई काम कर रही हूँ। क्रोध इतना चिरजीवी हो सकता है, इसका समाधान भी उसके मन में न था। एक प्रतिभाशाली पुरुष किसी दीन अबला से इतना कीना रख सकता है, उसे इसका उसका ध्यान भी न था। वह स्वतः मानव चरित्र को से कहीं ऊंचा समझती थी, लेकिन हाँ, हतभागिनी, तूने धूप में ही बाल सफेद किए। सहसा उदय भान ने गरज कर कहा, किसके हुक्म से? भुनगी ने हकबका कर देखा तो उसे जमींदार महोदय खड़े दिखे हैं। उदय भान ने फिर पूछा, किसके हुक्म से बना रही है? भुनगी डरते हुए बोली, सब लोग कहने लगे बना लो तो बना रही हूँ। उदयभान, मैं अभी इसे फिर खुदवा डालूंगा। यह कहकर उन्होंने भाड़ में एक ठोकर मारी। गीली मिट्टी में सब कुछ लिए दिए बैठ गई। दूसरी ठोकर नान पर चलाई, लेकिन बुढ़िया सामने आ गई और ठोकर उसकी कमर पर पड़ी। अब उसे क्रोध आया। कमर सहलाते हुए बोली, महाराज, तुम्हें आदमी का डर नहीं है तो भगवान का डर तो होना चाहिए। मुझ इस तरह मुझे इस तरह उजाड़ कर क्या पाओगे? क्या 4 अंगुल धरती में सोना निकल आएगा? मैं तुम्हारे ही भले की कहती हूँ। दीन की हाय मत लो, मेरा रोआ दुखी मत करो। उदयभान, अब तो यहाँ फिर भाड़ न बनाएगी। भुनगी, भाड़ न बनाऊंगी तो खाऊंगी क्या? उदयभान, तेरे पेट का हमने ठेका नहीं लिया है। भुनगी, टहल तो तुम्हारी करती हूँ, खाने कहाँ जाऊं? उदयभान, गांव में रहोगी तो टहल करनी पड़ेगी। भुनगी, टहल तो तभी करूंगी जब भाड़ बनाऊंगी, गांव में रहने के नाते टहल नहीं कर सकती। उदयभान, छोड़कर निकल जा। भुनगी, क्यों छोड़कर चल निकल जाऊं? 12 साल खेत जोतने से आसामी काश्तकार हो जाता है। मैं तो इस झोपड़े में बूढ़ी हो गई। मेरे सास ससुर और उनके बाप दादे इसी झोपड़े में रहे हैं। अब इसे यमराज को छोड़कर और कोई मुझसे नहीं ले सकता। उदयभान, अच्छा,
तो अब कानून भी बगाड़ने लगी। हाथ पैर पड़ती तो चाहे मैं रहने भी देता, लेकिन अब तुझे निकाल कर तब तभी दम लूंगा चपरासियों से। अभी जाकर इसकी पत्तियों के ढेर में आग लगा दो, देख कैसे भाड़ बनता है। एक क्षण में हाहाकार मच गया। ज्वाला शिखर आकाश से बातें करने लगे। उसकी लपटें किसी उन्मत्त की भांति इधर उधर दौड़ने लगी। सारे गांव के लोग उस अग्नि पर्वत के चारों ओर जमा हो गए। भुनगी अपने पहाड़ के पास उदासीन भाव में खड़ी यह लंका दहन देखती रही। अकस्मात वह वेग से आकर उसी अग्निकुंड में कूद पड़ी। लोग चारों तरफ से दौड़े, लेकिन किसी की भी हिम्मत ना पड़ी कि आग के मुंह में जाए। क्षण मात्र में उसका सूखा हुआ शरीर अग्नि के समावृष्टि हो गया। उसी दम पवन भी बेग से चलने लगी। उध ऊर्ध्वगामी लपटें पूरब दिशा की ओर दौड़ने लगी। पहाड़ के समीप ही किसान की कई झोपड़ियां थीं। वह सब उन्माद ज्वालाओं का ग्रास बन गईं। इस भांति प्रोत्साहित होकर लपटें और आगे बढ़ीं। सामने पंडित उदयवान की बखार थी, उस पर झपटी। अब गांव में हलचल पड़ी। आग बुझाने की तैयारियां होने लगी, लेकिन पानी की के छींटे ने आग पर तेल का काम किया। ज्वालाएं और भड़की और पंडित जी का विशाल भवन को दबोच बैठी। देखते ही देखते वह भवन उस नौका की भांति जो उन्मुक्त तरंगों के बीच झकोरे खा रही हो, अग्नि सागर में विलीन हो गया। और यह क्रंद ध्वनि जो उसके भस्मावेश शेष से स्फुटित होने लगी, जिंदगी के शोक में विलाप से भी अधिक करुणामयी थी। धन्यवाद दोस्तों। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें